हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा फिर से कोविड-19 कोरोना वायरस पे है। आपने देखा किस तरह से केसेस जो हैं कोरोना वायरस के बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और फिर कितनी सारी सिटीज़ और जगहों पे हमने देखा नाइट कर्फ्यू फिर से शुरू हो गया है। लोगों को बहुत डर है, क्या लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन फिर से हो सकता है? ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेन पॉइंट हमारा आज डिस्कशन का ये रहेगा कि आफ्टर ऑल जो भी पॉलिसीज़ हम ला रहे हैं, उसमें मिसिंग क्या है, राइट? आप किसी भी डाउट के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, मेल, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो आज का डिस्कशन बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज हम बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। और सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में आपको बता दूं कि मुझे बहुत ही अजीब लगता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, किसी एक की बात नहीं करूँगी। डू यू बिलीव इन कोरोना वायरस? ये किस तरह का क्वेश्चन है? बिलीव कोई भूत थोड़ा ही है, उसका एविडेंस है। एंड स्पेशली टू टेल यू, आई एम अ विक्टिम ऑफ कोरोना वायरस। हम लोगों को हुआ था, मेरी फैमिली को हुआ था, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने रिकवर किया। और पोस्ट कोरोना वायरस जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बहुत हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कोरोना वायरस नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्लीज़ उस पर विश्वास मत कीजिएगा, ऐसा नहीं है। अब क्यों आज का डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं कि इंडिया का फाइट जो है वो फिर से कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू हो रहा है। एक चैलेंज हमारे सामने फिर से आ रहा है क्योंकि केसेस अगेन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने अभी कोरोना वायरस पे बनाई थी, वहाँ पे डेटा डिस्कस किया था किस तरीके से डबल तेज़ी से लास्ट ईयर से अगर अभी कंपेयर करें जो सर्ज है केसेस में, वो हमको मिला है। एक शार्प इंक्रीज है, स्पेशली महाराष्ट्र की बात करें। अब यहाँ पे है कि जो कोविड-19 है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझ भी नहीं पाए कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है और अब हमको क्या चाहिए, मिसिंग क्या है इसमें, जो मैंने टॉपिक का नाम दिया है साइंस ड्रिवन रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस ड्रिवन अप्रोच हमारी होनी चाहिए कोई भी पॉलिसी अगर हम बनाते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं ये रीड करूँगी फिर आपको समझाती हूँ। द सर्ज इज प्रोबेबली ड्रिवन बाय वेरिएंट्स। अब ये वाला कोरोना वायरस लास्ट ईयर से डिफरेंट कैसे है? पहले ओरिजिनल वायरस था, फिर वो म्यूटेट हुआ, अब उसके वेरिएंट्स हैं, ओरिजिनल वायरस के वेरिएंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि हमने जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो सर्विसेज हैं, एयर सर्विसेज फिर से शुरू कर दी, आगे पीछे से लोग वापस आने लगे, तो जो वायरस है वो म्यूटेट करेगा, उसके नए वेरिएंट्स आएंगे। अब वो वेरिएंट्स भी इंडिया में आ चुके हैं, राइट? तो दिस इज़ वन रीज़न कि करंट वेव उन वेरिएंट्स की वजह से है, क्योंकि रीज़न जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल ट्रैवल इज़ द रीज़न। नेक्स्ट देखते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी हमारी क्या बोलती है कि डेफिनेटली कोविड वायरस जो है वो म्यूटेट करेगा और ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होगा, कि यानी जो पहले उसकी स्पीड थी ट्रांसमिशन की, हो सकता है वो इंक्रीज़ हो जाए। और एक बार ट्रांसमिट हो गया वायरस, फिर तो वायरस का एक ही काम है कि उसको अपना नंबर इंक्रीज़ करना है ह्यूमन होस्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, फिलहाल इस वेव में हमने क्या देखा, लिथैलिटी, जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम है। एक्सपेक्टेड जो लिथैलिटी है वो कम है, लेकिन हम क्या डेथ रेट है उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर भी नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी नहीं कर रहे हैं। और इस बार के जो केसेस हैं, कहा जा रहा है कि यंग लोगों में, यंग एडल्ट्स जो हैं, उनमें जो ये केसेस हैं हमको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और अनयूजुअल सिम्टम्स, पहले सिम्टम्स थोड़े अलग थे, अब सिम्टम्स भी चेंज हो रहे हैं। बट डेफिनेटली इसके साथ हमको ज़रूरत है कि इस वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है वो की जाए। जब तक जेनेटिक सीक्वेंसिंग नहीं होगी तो हमको पता नहीं चलेगा कि पहले जो वायरस वेरिएंट था और ये जो वेरिएंट्स हैं इनमें कितना डिफरेंस है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग में आपके डीएनए को देखा जाता है कि कैसे वो डिफरेंट है, आपके जेनेटिक मटेरियल को देखा जाता है। अब दूसरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हमने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है? क्योंकि बहुत बार आप लोग भी मार्केट जाते होंगे, आसपास जाते होंगे, लोग बिना मास्क के आपको दिख रहे हैं, तो क्या लोग ये सोच रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हो गई है? हर्ड इम्यूनिटी पहले क्या होती है, देखिए। हर्ड इम्यूनिटी इज व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज, लोअरिंग द चांसेस अदर्स बीइंग इन्फेक्टेड बाय इट। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है, सपोज मैंने वैक्सीनेशन अगर नहीं लिया, मेरे आगे पीछे के लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है इस वायरस का, तो कम चांसेस हैं कि मुझे इससे इन्फेक्शन होगा क्योंकि मेरे आगे पीछे जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। इस तरह से जो मुझे इम्यूनिटी मिल रही है इसको क्या बोलेंगे, हर्ड इम्यूनिटी।
तो क्या आप लोग सोचते हैं कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है? क्योंकि इस तरह का डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है और जो ट्रेंड है वो हमको कुछ और ही दिखाता है। यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी को ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है, उससे क्या फ़ायदा होगा, डिजीज़ का स्प्रेड जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी जो इम्यूनिटी है, हर्ड प्रोटेक्शन है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि क्या हर्ड इम्यूनिटी अचीव हुई है। देखिए, जो पैटर्न है इन्फेक्शन के इंडिया में, वो हमको दिखाते हैं कि ट्रांसमिशन जो है मल्टी जनरेशनल है। मल्टी जनरेशनल ट्रांसमिशन का मतलब है कि यंग लोगों में हो रहा है और उनसे उनके घर में जो उनके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनमें हो रहा है, एल्डर लोगों में हो रहा है। बहुत सारे सीरो सर्वेस किए गए। सीरो सर्वेस हो गया, आपके ब्लड सीरम को लेके सर्वे किया जाता है। उसमें देखा जाता है किस तरह से वायरस है, कितनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं। एंटीबॉडीज़ यानी मैं आपको बताती हूँ, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, यानी हमारा खुद का गार्ड जो कि वायरस से लड़ता है। अब किसी को एक बार कोई बीमारी होती है तो कहते हैं वो इम्यून हो जाता है, वापस से उसको वो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं और एंटीबॉडीज़ अब पहचान जाएंगी, ओके ये दुश्मन है, ये पहले भी इसने मुझे इन्फेक्शन की है, अब मैं इससे नहीं हारूंगा, इसको हरा दूंगा टाइप्स। तो वो हमारा खुद का डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाता है। तो बहुत सारे सीरो सर्वेज हमारे यहाँ पे हुए हैं अर्बन पॉपुलेशन में, और उन्होंने देखा कि जिन लोगों को एक बार इस वायरस से इन्फेक्शन हुआ है उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ कितनी देर तक रहेंगी, दैट इज़ क्वेश्चनेबल। उतना डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अब देखिए, हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में अभी तक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इन्फेक्शन रेट तो हाई है, फिर से फैल रहा है, जिस तरह की ये वेव है, इन्फेक्शंस फिर से हो रही हैं, तो हम रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन कम होता तो हर्ड इम्यूनिटी होती, लेकिन ऑपोजिट हो रहा है, इन्फेक्शन हाई है, तो रिड्यूस लेवल ऑफ ट्रांसमिशन हमको नज़र नहीं आ रहा। इसलिए एटलीस्ट इस भ्रम में मत रहिए कि हर्ड इम्यूनिटी आपको मिलेगी, हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। तो वायरस ट्रांसमिशन को साइक्लिकल माना जा रहा है। क्या साइकिल? यानी दिल्ली में आपने देखा 2 मेजर पीक्स कोरोना वायरस इस कोविड की रही 2020 में। डेथ रेट्स, केस रेट्स जून में एकदम पीक पे गया, फिर अनदर पीक हमने इसकी कब देखी? नवंबर में देखी, और अब हम थर्ड मेजर वेव की तरफ जा रहे हैं। और मुंबई में अगर आप अभी वाली वेव को देखेंगे तो आप देखेंगे पहले मुंबई में जो केसेस आए वो पुअर इलाकों से आए, स्लम्स से आए, लेकिन अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एफुलेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इस चीज़ को समझिएगा। मच ऑफ इन्फेक्शन इन इंडिया माइट वेल बी माइल्ड विद लेस ड्यूरेबल इम्यून प्रोटेक्शन देन इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इम्यूनिटी, अगर हमको कोई बीमारी होती है, हम उस नेक्स्ट टाइम के लिए उसके खिलाफ इम्यून हो जाते हैं, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं इंडिया में, हमने देखा कि उनसे डेथ रेट ज़्यादा नहीं है, माइल्ड केसेस हैं, थोड़ी इन्फेक्शन हो रही है, आप हॉस्पिटल जाके रह रहे हैं, आप ठीक होके वापस आ रहे हैं। लेकिन शायद अगर ये करंट वेव का ये रीज़न भी हो सकता है क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन हो रही है, उससे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहर रहा, यानी लेस ड्यूरेबल है। अगर किसी को स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन हो तो उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन माइल्ड इन्फेक्शन हुई, लोगों को लिथैलिटी कम रहा यहाँ पे, तो हो सकता है कि करंट वेव उस वजह से है, क्योंकि अब वो लोग जो काफ़ी देर तक प्रोटेक्टेड थे, उनका इम्यून रिस्पॉन्स फिर से वीक हो गया हो, राइट। नेक्स्ट एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन से है। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन का मतलब है, इंडिया में जितने भी सेरो सर्वेज हुए हमने देखा 90% से ज़्यादा भी कुछ एरियाज़ में एसिम्टोमेटिक केसेस रहे हैं, यानी लोगों में वायरस था लेकिन सिम्टम्स नहीं थे। ऐसे लोगों का सबसे ज़्यादा डर क्या होता है, क्योंकि उनको तो कोई सिम्टम नहीं रहता। अगर वो किसी एल्डर इंसान के पास जाएंगे या ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, उसको ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये ट्रेंड में इंडिया में देखा, जबकि बाकी कंट्रीज़ में सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन नहीं, 1/3 इन्फेक्शंस जो थी वही एसिम्टोमेटिक थी, लेकिन इंडिया में एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस ज़्यादा थी। तो ये सब मैं आपको डेटा बता रही हूँ कि लिथैलिटी कम है, माइल्ड केसेस इंडिया में आ रहे हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस इंडिया में आ रहे हैं। जैसे कि वुहान चाइना में आप देखेंगे जितनी भी सीरो पॉजिटिव इन्फेक्शंस रही हैं वो एसिम्टोमेटिक थी,
द इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज वर लो ड्यूरिंग फॉलो अप पीरियड्स। तो चाइना में ये चीज़ बहुत अच्छे से देखी गई कि जहाँ पे एसिम्टोमेटिक जो लोग थे जिनमें सिम्टम्स नहीं आए, अगर आने वाले समय में उनकी जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं थी, उनको बचा नहीं सकती। तो माइल्डर इन्फेक्शन, यही चीज़ जो मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर किसी को माइल्ड इन्फेक्शन हो रही है कि सिर्फ थोड़ा सा हल्का खांसी जुकाम आया और शायद कोई भी सिम्टम नहीं आया, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि माइल्ड इन्फेक्शन का रीज़न है कि लोग क्लिनिकल इलनेस, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और दूसरा कि लो मॉर्टेलिटी रेट्स हमारे देश में रहे। तो इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। अब इतना सारा डेटा हमने डिस्कस किया, माइल्ड इन्फेक्शन, लो डेथ रेट, क्लिनिकल इलनेस कम है, एसिम्टोमेटिक कितने केसेस हैं, इसका मतलब हमारी पॉलिसीज़ जो हैं देश की वो भी ऐसी बननी चाहिए इस डेटा को देखते हुए, राइट। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए भारत में किस चीज़ की ज़रूरत है? क्वांटिटी, क्वालिटी, पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ एक्चुअल डेटा, कि एक्चुअल डेटा कलेक्ट किया जाए और उस पर डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएं। बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको इस वायरल ट्रांसमिशन की तभी होगी जब इस तरह के साइंटिफिक पिलर्स को हम अचीव करेंगे, डेटा के पिलर्स को हम अचीव करेंगे। पहला जो कलेक्शन है वो किस तरीके से, ये सब कैसे किया जा सकता है? पहला पॉइंट है कि डेमोग्राफी देखें, जितने लोग हैं उनकी रिस्क डिटेल्स देखें, कौन सा एज ग्रुप है अभी तक, क्योंकि एक साल में हमारे पास बहुत सारा डेटा आ चुका है, कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा ससेप्टेबल है, कौन सा जेंडर है, कौन सा सेक्स है जो ज़्यादा ससेप्टेबल है, किस में डेथ ज़्यादा हो रही है, किस में एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस हैं। तो यानी एज, सेक्स, ट्रैवल, कॉन्टैक्ट और बाकी कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं, क्रोनिक कंडीशंस, करंट स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को एक आप कह सकते हैं आधार मान के ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट की जा सकती हैं और इस पे पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो एक सेंट्रल वेबसाइट बना दी जाए और ऑब्वियसली स्टेट रिमेन्स अ प्रायोरिटी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए पहले इनका डेटा कलेक्ट करके इन पे पॉलिसी बनाई जाए। अब दूसरी बात है कि सीक्वेंसिंग, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ज़रूरी है करना, ताकि वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है ये हमको पता चले कि और अगर हमको बेटर रिपोर्टिंग कोविड-19 डेथ्स की करनी है तो किन लोगों में डेथ्स हो रही है, कि ये जो मैंने आपको बताया एज, सेक्स, ट्रैवल, कॉन्टैक्ट विद अदर कोविड-19 पेशेंट्स, किन लोगों में ज़्यादा डेथ हुई है, इसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए कोविड-19 डेथ्स को देखते हुए। अब देखिए, जो आईसीएमआर ने एक नेशनल सीरो सर्वे डिज़ाइन किया था उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, राइट, कि एक्चुअल काफ़ी इस तरह के सर्वेज हुए हैं लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अ फार लार्जर एंड बेटर सेट ऑफ सीरियल सर्वेज इज़ रिक्वायर्ड। हमको और भी ज़्यादा सर्वेज की इंडिया में ज़रूरत है ताकि हम जो पॉपुलेशन जिनको कोविड हुआ, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी सुनी होंगी कि सपोज आई एम कोविड पॉजिटिव, मेरे साथ एक व्यक्ति मुझसे मिले, हाथ मिलाया, मेरे साथ खाना बैठ के खाया, उनको कुछ भी नहीं हुआ, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी नहीं हुई। तो ये कौन सी पॉपुलेशंस हैं जिनको इफ़ेक्ट नहीं हुआ? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कोविड-19 इन्फेक्शन से जो डेथ लेवल है थाईलैंड में, वियतनाम में, वो बहुत लो रहा। और ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से टेस्टिंग हो रही है, बहुत अच्छे से ट्रेसिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, राइट। लेकिन हो सकता है कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पे बैट से जो पुराने कोरोना वायरस थे उनका कभी सामना हुआ हो और उनमें एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हो। सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, लेकिन इस तरह की रिसर्च जो है वो हो सकती है। तभी हम साइंटिफिक डेटा, जो साइंटिफिक एंगल है पॉलिसीज़ में, एक्शन में, वो मिसिंग है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है इस पे स्टडी होनी चाहिए कि पहले किसी का बैट कोरोना वायरस से कोई एक्सपोजर हुआ है, तो ये सब हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों एक सेट ऑफ पॉपुलेशन में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, एक सेट ऑफ पॉपुलेशन में बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो कंपैरेटिव स्टडीज़ जो हैं इंडिया में, अक्रॉस एशिया, ये हमको करनी चाहिए और इस पे हमारा एक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि क्योंकि डेफिनेटली साइंस एक पिलर है कि जो भी एक्शन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को लेना है। चिली से भी हमको यहाँ पे देखना चाहिए क्योंकि उन्हें आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो दे दी है। अब इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि अर्बन और रूरल डिवाइड बहुत है, पुअर एंड रिच डिवाइड बहुत है। जो लोग थोड़े इन्फ्लुएंशियल हैं वो जल्दी वैक्सीनेट हो जाएंगे, वैक्सीनेशन ले लेंगे। अब गरीबों को पता चले
वैक्सीनेशन नहीं हो रही है या बहुत ज़्यादा टाइम रह रहा है, ऐसा होगा नहीं, गवर्नमेंट के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, बट यू नेवर नो, इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी गरीब इंसान जो है, पुअर बीपीएल में जो लोग आते हैं, अगर वो वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, उनसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना मांगे जाए, बस उनकी जो एज प्रूफ मांगी जाए कि ओके 45 ईयर्स से ज़्यादा है तो उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए। गवर्नमेंट को ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। और डेफिनेटली फिर फॉलो अप स्टडीज़ में ये भी देखा जाए कि कितनी पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट हो चुकी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, साइंटिफिक स्टेप्स, जो हमको अच्छी पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करेंगे, ताकि गरीब लोग अंधेरे में ना रह जाएं। और आगे आने वाले समय में एडल्ट एंड चाइल्ड वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि देखिए एक समय था 100 साल में एक बार पैंडेमिक आता था, राइट, लेकिन अब माना जा रहा है हो सकता है 10 साल में एक बार कोई पैंडेमिक आ जाए, क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज़ेज़ जो हैं, जो एनिमल से आगे ह्यूमंस में पास होती हैं, ये इंक्रीज़ होती जा रही हैं। अब लॉकडाउन जैसा जो स्टेप है, ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन स्टेप हो सकता है, क्योंकि आपने देखा जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ, कितने लोग हैं जिनको इससे फ़र्क पड़ा, खाने के लिए लोगों के लिए पास कुछ नहीं था। तो वापस हम उतना स्टेप नहीं ले सकते, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि नाइट कर्फ्यूज़ फिर से शुरू हो गए। ऑल्दो पर्सनल लेवल पे मुझे नाइट कर्फ्यू का मतलब समझ नहीं आता, रात को 11 से सुबह 5 तक। उन सिटीज़ में समझ में आता है जहाँ पे क्लब्स चलते हैं, पब्स चलते हैं, डिस्क्स चलती हैं, कि गैदरिंग्स को आप रोक रहे हैं। लेकिन जो छोटे-छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग वैसे ही रात को बाहर नहीं निकलते, वहाँ पे कर्फ्यू का आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे तो सोशल गैदरिंग नहीं हो रही। बट एनीवे, ये सब चीज़ें जो हैं हमको फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए तैयार कर रही हैं, कि साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, वैक्सीनेशन कार्ड्स जो प्लान्स हैं ये बनने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे वंस, यहाँ पे देखिए, वंस इन अ सेंचुरी इवेंट नहीं होने वाला है, वंस इन अ डिकेड इवेंट ये होने वाला है। तो यही एक मेजर चैलेंज है इस टाइम हर देश के सामने, हमारी गवर्नमेंट के सामने, और लेट्स सी कि किस तरह से हम इसको टैकल करते हैं। लास्ट में यही बोलूँगी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, मास्क लगा के जाइए बाहर, फिजिकल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कीजिए। यही इकलौता, कर्फ्यूज़ वगैरह लॉकडाउन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन लास्ट टाइम भी अगर हमने किया था तो केसेस को डिले करने के लिए किया था, प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे किया था, राइट। लेकिन एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो है मास्क, और अपने हाथ जो है सैनिटाइज कीजिए, और फिजिकल डिस्टेंस। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। और लास्ट में जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे कोर्सेज़ हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज़ के लिए सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।